हेलो स्टूडेंट्स, देखो सॉलिड स्टेट चैप्टर में हम लोगों ने लास्ट क्लास ये देखा था कि लैटिस क्या होता है, क्या क्रिस्टल सिस्टम्स होते हैं और कितने टाइप के क्रिस्टल सिस्टम्स होते हैं। ठीक, हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास 14 टाइप के लैटिसेस बनते हैं जिनको हम ब्रेवियस लैटिसेस बोलते हैं। आज हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं और देखने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स। टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स, हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की यूनिट सेल्स होती हैं, तो उन्हीं को हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि कितने टाइप के यूनिट सेल्स हमारे पास बन सकते हैं। इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल। आप इसे सिंपल भी बोलते हो और प्रिमिटिव यूनिट सेल भी बोलते हो। देखो हम लोग बेसिकली यहां डील करेंगे क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम से, तो हम जितने भी एग्जांपल्स लेंगे वो सब क्यूबिक यूनिट सेल के लेकर चलेंगे। तो सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या होती है, देखो जैसे सपोज ये आपके पास एक क्यूबिक क्रिस्टल है, ये क्यूबिक यूनिट सेल है, सॉरी। तो सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल में क्या होता है, जो आपके पास कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, मैं अब जनरली इनको एटम्स बोला करूंगा, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो बेसिकली लैटिस पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं, वो प्रेजेंट होंगे कॉर्नर्स ऑफ द क्यूब पे। हर कॉर्नर पे एक एटम प्रेजेंट होगा। कितने एटम प्रेजेंट होंगे? हर कॉर्नर पे एक एटम प्रेजेंट होगा। कौन सी यूनिट सेल में? सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल में। तो ऐसा यूनिट सेल जिसमें कॉर्नर्स के ऊपर एटम्स प्रेजेंट होते हैं उसको हम कौन सा यूनिट सेल बोलते हैं? सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल। बोलो, लिख सकते हैं। देखो अपना पहला टाइप ऑफ यूनिट सेल, अगर आप यहां पर देखो हर एटम का शेयर देखो ये कॉर्नर पे एक एटम प्रेजेंट है, हर एटम इस क्यूब के अंदर 1/8 पार्ट कंट्रीब्यूट करता है। कितना कंट्रीब्यूट करता है? ईच कॉर्नर एटम कंट्रीब्यूट्स 1/8 पार्ट इन वन क्यूब। जो भी आपका कॉर्नर एटम होगा वो हर क्यूब में कितना पार्ट कंट्रीब्यूट करेगा? 1/8। कैसे? देखो मैं देखना चाहता हूं कि ये जो एटम है ये कितने क्यूब्स के थ्रू शेयर हो सकता है। तो देखो एक क्यूब बनेगा ये फ्रंट वाला, ठीक, दूसरा क्यूब इसके साथ वाला, तीसरा क्यूब इसके साथ वाला। देखो ये एटम इधर 4 क्यूब है इस प्लेन में। सिमिलरली ऊपर भी आपके पास क्यूब बनेंगे, एक क्यूब ये, एक क्यूब इसके साथ इधर, जिसको आप इधर एक्सटेंड करोगे। इसी तरह 2 क्यूब इसके साथ क्या बनेंगे? जैसे 4 क्यूब यहां नीचे हैं, सेम ऐसे ही 4 क्यूब यहां ऊपर बनेंगे। तो ये एक कॉर्नर एटम 8 क्यूब्स के थ्रू शेयर होगा। कितने क्यूब्स के थ्रू शेयर होगा? 8 क्यूब्स के थ्रू। इसलिए ये एक क्यूब के अंदर कितना पार्ट कंट्रीब्यूट करता है? 1/8 पार्ट कंट्रीब्यूट करता है। तो आप ध्यान रखना, सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या होती है? जिसके कॉर्नर्स पे एटम्स प्रेजेंट होते हैं और हर कॉर्नर एटम एक क्यूब में 1/8 पार्ट को कंट्रीब्यूट करता है। सेकंड जो हमारी टाइप ऑफ यूनिट सेल है उसको हम बोलते हैं बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में क्या होगा? देखो बॉडी सेंटर्ड में मतलब बेसिकली हम बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल की बात कर रहे हैं, तो इसको हम प्यार से बीसीसी भी बुलाते हैं, बीसीसी। तो फिर अपना एक क्यूब है। अब की बार क्या होगा? एटम्स कॉर्नर्स पे तो प्रेजेंट होंगे ही होंगे, कॉर्नर्स के साथ साथ एटम्स और कहां प्रेजेंट होते हैं? एटम्स प्रेजेंट होता है, एक एटम प्रेजेंट होता है एट द सेंटर ऑफ द बॉडी। मतलब जो क्यूब का सेंटर है उस सेंटर पे कौन एग्जिस्ट करता है? आपका एटम। तो दिस एटम इज एट द सेंटर ऑफ द क्यूब। ठीक, तो अगेन बताओ कॉर्नर एटम कितना पार्ट कंट्रीब्यूट करता है? कॉर्नर एटम तो 1/8 कंट्रीब्यूट करेगा। बताओ ये सेंटर एटम कितना करेगा? ये सेंटर एटम तो पूरा एक क्यूब के अंदर है, तो ये तो पूरा का पूरा एक पार्ट, मतलब पूरा का पूरा एटम एक ही क्यूब में प्रेजेंट होगा। ये किसी और क्यूब के साथ शेयर नहीं हो सकता। तो इसका हम कंप्लीट कंट्रीब्यूशन मानकर चलेंगे इन अ यूनिट सेल। थर्ड जो आपका टाइप ऑफ सेल है दैट इज कॉल्ड फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, जिसको हम प्यार से एफसीसी बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? एफसीसी। तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में क्या होगा? नाम से लग रहा है फेस सेंटर्ड। जो आपका क्यूब बनेगा
उस क्यूब के हर फेस पर, उस क्यूब के हर फेस के सेंटर पर एक एटम प्रेजेंट होगा। तो कॉर्नर्स पे तो होंगे ही होंगे भाई, कॉर्नर्स पे तो एटम आने ही है। ठीक, बाकी जितने आपके पास फेसेस बचे 1 2, ये बैकवर्ड वाला फेस 3, ये फेस 4, ये फ्रंट फेस 5, ये 6। ठीक, तो आपके इस तरह 6 एटम हर फेस पर प्रेजेंट होंगे, हर फेस के सेंटर पर एक एटम प्रेजेंट होगा। अब देखो, जो एटम फेस पर है वो आधा इस क्यूब में होगा और आधा इसके पड़ोस वाले क्यूब में होगा। इसलिए जो फेस सेंटर्ड एटम होता है, फेस सेंटर्ड एटम, बताओ हम उसका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना लेकर चलते हैं क्यूब के अंदर? हाफ। और कॉर्नर एटम का कॉन्ट्रीब्यूशन तो आप जानते ही हो, आप कितना लेकर चलोगे? 1/8। तो ये होते अपनी थर्ड टाइप ऑफ यूनिट सेल, दैट इज कॉल्ड एफसीसी या फिर फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। इसमें क्या होगा? कॉर्नर के साथ साथ एटम्स और कहां प्रेजेंट होंगे? हर फेस के सेंटर पर एक एटम या फिर पार्टिकल प्रेजेंट होगा। बात क्लियर? तो ये 3 इंपॉर्टेंट यूनिट सेल है जिनसे हमको डील करना पड़ता है। एक और टाइप ऑफ यूनिट सेल है जिसको एक्चुअली ऑब्जर्व नहीं किया था, मतलब आज तक ऐसा कोई कंपाउंड नहीं बना जिसमें वो सेल आती हो या फिर मिलती हो। ठीक है, पर डिस्कस कर लेते हैं उस सेल को भी हम। फोर्थ जो टाइप होता है उसको हम बोलते हैं एंड सेंटर्ड, एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक है, तो दिस इज नॉट ऑब्जर्व्ड इन नेचर। अभी तक तो ऐसा कोई कंपाउंड मिला नहीं है इसमें एंड सेंटर्ड यूनिट सेल होती हो। तो बस हम इसको डिस्कस कर लेते हैं सिर्फ। एंड सेंटर्ड में क्या होता है? एंड सेंटर में एटम्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर्स एज वेल एज, एटम्स कॉर्नर्स पे तो प्रेजेंट होते ही हैं, बट साथ में वो कहां प्रेजेंट होते हैं? एट द सेंटर ऑफ एनी टू अपोजिट फेसेस। कॉर्नर्स के साथ साथ एटम्स और कहां प्रेजेंट होते हैं? कोई भी दो अपोजिट फेसेस के सेंटर पे प्रेजेंट होते हैं। तो ध्यान रखना, एंड सेंटर्ड यूनिट सेल में क्या होता है? एटम्स कॉर्नर के साथ साथ सेंटर ऑफ कोई भी दो अपोजिट फेस पे प्रेजेंट होते हैं। तो इसकी स्ट्रक्चर अगर मैं बनाऊं तो स्ट्रक्चर कैसे बनेगी? देखो, ये कॉर्नर 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 होगा। फिर इसके अलावा क्या होगा? कोई भी दो अपोजिट फेस, एक ये फेस ले लो और एक ये फेस ले लो, इनके सेंटर पे क्या होगा? एक एक एटम प्रेजेंट होगा। तो बेसिक अपने पास 4 टाइप की सेल्स हुई। पहली सेल सिंपल या फिर प्रिमिटिव यूनिट सेल जिसमें एटम्स प्रेजेंट होते हैं क्यूब के कॉर्नर्स पे। दूसरा बीसीसी जहां पर कॉर्नर के साथ साथ एटम्स बॉडी सेंटर पे प्रेजेंट होते हैं। थर्ड एफसीसी जहां पे कॉर्नर के साथ साथ एटम्स हर फेस के सेंटर पे प्रेजेंट होते हैं। और ये फोर्थ एंड सेंटर्ड जहां पे कॉर्नर्स के साथ साथ एटम्स दो अपोजिट क्यूब्स के दो अपोजिट फेसेस के सेंटर पे प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? तो ये अपना टाइप ऑफ यूनिट सेल्स, आप इसे एक बार कॉपी करो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इन सेल्स का एनालिसिस। इनके लिए हमको बहुत सारी चीजें कैलकुलेट करनी होती है, फॉर्मुलेज डिराइव करेंगे और उनको याद भी रखेंगे। बहुत आसान है, कॉपी करो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और करते हैं एनालिसिस ऑफ यूनिट सेल्स। अलग अलग टाइप के यूनिट सेल्स का हम लोग यहां पे एनालिसिस करने वाले हैं। तो हम लोग बहुत सारी चीज सीखेंगे यहां पर। जैसे हम लोग बात करेंगे एज लेंथ की और एटम्स की रेडियस के भी, आप देखोगे डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल कैलकुलेट करेंगे। एक यूनिट सेल में कितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं हम ये लोग ये कैलकुलेट करेंगे। साथ में हम एक और टर्म कैलकुलेट करेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो एक एक करके हर एक के लिए हम कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं फॉर सिंपल क्यूबिक और प्रिमिटिव यूनिट सेल। देखो, हमने अभी डिस्कस किया कि एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में क्या होगा। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में जो आपके एटम्स प्रेजेंट होंगे, दोज एटम्स विल बी प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स।
ये तो आपको दिखाने के लिए हम लोग एटम्स को दूर दूर बनाते हैं, अदरवाइज ये दोनों एटम एक दूसरे को टच कर रहे होते हैं। ठीक है, सारे एटम्स एक दूसरे को टच करके रखते हैं और क्या बनाते हैं, वो एक क्यूबिक यूनिट सेल कुछ इस तरह से टच करते हैं। देखो जैसे ये एक एटम, ये दूसरा एटम, ये तीसरा एटम और ये फोर्थ एटम। सिमिलरली यहां पर एक और आप बनाओगे एटम, मैं दूसरे कलर से बना रहा हूं इसको। तो अगर आप इन एटम्स के सेंटर्स को मिलाओ, देखो इसका सेंटर, इसका सेंटर, इसका सेंटर, इसका सेंटर, ये इसका सेंटर, ये इसका सेंटर, ये इसका सेंटर, इसका सेंटर, मैच करो। बन गया ना एक क्यूब। तो इस तरह से क्या होता है, सारे एटम्स एक दूसरे को टच कर रहे होते हैं, जितना मिनिमम स्पेस इनके बीच में हो सकता है ये उतना क्लोज आते हैं और एक दूसरे को टच करके इस तरह से एक क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर बनाते हैं। क्या बनाते हैं, क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर। तो ये स्ट्रक्चर बेसिकली ये है, हम अपनी कन्वीनियंसी के लिए इसको इस तरह से बना लेते हैं। बोलो बात समझ में आ रही है? चलो तो अब क्या करते हैं, अब हम देखते हैं कि हम यहां पे क्या क्या चीजें एनालाइज कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो चीज हम एनालाइज करने जा रहे हैं दैट इज नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल, इन अ यूनिट सेल। तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं Z से, Z। तो देखो जैसा मैंने आपसे डिस्कस किया, एक क्यूब के हर कॉर्नर पे एक एटम प्रेजेंट होता है और हर एटम कितना कंट्रीब्यूट करता है, एक कॉर्नर एटम कितना कंट्रीब्यूट करता है, 1/8 पार्ट। तो अगर ये 1/8 पार्ट कंट्रीब्यूट करता है तो बताओ मेरे पास यहां पर हर कितने कॉर्नर्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉर्नर्स है। 8 कॉर्नर्स पे एक एक एटम प्रेजेंट है और हर एटम कितना कंट्रीब्यूट करता है, 1/8। तो बताओ नंबर ऑफ एटम्स कितने हो गए, 1। इसको हम इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स इन अ यूनिट सेल। तो बताओ क्यूबिक यूनिट सेल में इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स कितना होगा, 1। क्यों, क्योंकि 8 कॉर्नर्स पे 8 एटम्स प्रेजेंट है और हर एटम क्यूब में 1/8 पार्ट कंट्रीब्यूट करता है। तो टोटल कंट्रीब्यूशन कितना हुआ, 8 कॉर्नर्स इंटू 1/8 दैट इज 1। यानी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में ओवरऑल इफेक्टिव कितना एटम होता है, 1। क्लियर? चलो सेकेंड पॉइंट जो हम यहां पे डिस्कस करेंगे, that is relation between atomic radius and edge length। ठीक, यहां पे आप एटॉमिक रेडियस और एज लेंथ के बीच में रिलेशन देखने जा रहे हो। तो फिर से देखो अपना क्यूब बना लो, ये क्यूब क्या बनाता हूं मैं, से एक एज को देख लेता हूं। मान लो इस एटम की रेडियस है r, कितनी है, r। तो देखो इस एज मतलब इन दो कॉर्नर के बीच में डिस्टेंस है वो क्या होगी, एज लेंथ। मान लो बोलता हूं इसको a। बताओ क्या a इन दोनों एटम्स के रेडियस के सम के बराबर है, बिल्कुल है। अगर मैं एक सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर की बात करूं तो मान लो ये आपकी एज लेंथ है a। ठीक, यहां पर आपका एक एटम प्रेजेंट है और यहां पे आपका दूसरा एटम प्रेजेंट है, इसकी रेडियस r, इसकी रेडियस r। बताओ क्या सिंपल क्यूबिक सेल के लिए a इज इक्वल्स टू मैं 2r बोल सकता हूं। यहां पर a क्या होगी, एज लेंथ ऑफ क्यूब, और r क्या होगी, r विल बी द रेडियस ऑफ एटम। ठीक, तो ये आ गया आपके पास एज लेंथ और रेडियस में रिलेशन, r विल बी इक्वल टू क्या बन जाएगा, a/2 फॉर अ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। लिख सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। थर्ड जो आपको कैलकुलेट करना है दैट इज कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर जिसको हम CN बोला करेंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर, देखो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर होता है द नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबरिंग एटम्स। किसी भी यूनिट सेल में एक एटम के जो नियरेस्ट नेबर्स होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर। तो देखो कोऑर्डिनेशन नंबर देखने के लिए आपको एक बार फिर से अपना क्यूबिक यूनिट सेल बनाना होगा। तो मैं इसको यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं। सपोज ये आपका एक क्यूबिक यूनिट सेल है,
ठीक, ये आपके पास एक कॉर्नर एटम है, मैं देखना चाहता हूं इस कॉर्नर एटम को और कितने नियरेस्ट एटम या तो टच कर रहे हैं या कितने इसके नियरेस्ट नेबर्स हैं। तो आप देखो ये एक एटम, इसके जस्ट पास में ये कॉर्नर वाला एटम होगा जिसे इसको टच कर रहा है, एक कॉर्नर एटम ये होगा, इधर से इसके पड़ोस में एक और यूनिट सेल होगा, उसके कॉर्नर का एटम, ये कॉर्नर एटम, इसके ऊपर एक कॉर्नर एटम और एक यहां पर फ्रंट में एक कॉर्नर एटम और होगा। तो ये जो आपका एक येलो एटम है, इसको ये एक वाइट 1 2 3 4 5 6 एटम्स क्या कर रहे होंगे, टच कर रहे होंगे, यही इसके नियरेस्ट नेबर्स हैं। इसलिए एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में बताओ कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा, 6 बुलाएगा ना, बात समझ में आ रही है। तो इस कॉर्नर एटम को ये 6 एटम्स क्या कर रहे हैं, चारों तरफ से सराउंड कर रहे हैं, यही इसके नियरेस्ट नेबर्स हैं। तो यहां इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा, 6। तो हम लिख सकते हैं कि फॉर अ सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर कोऑर्डिनेशन नंबर इक्वल टू कितना आता है, 6। नो डाउट। तो ये 3 पॉइंट्स, नंबर ऑफ एटम्स 1, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स, रेडियस और एज लेंथ रिलेशन a इक्वल टू 2r या फिर r इक्वल टू a/2, एंड थर्ड कोऑर्डिनेशन नंबर इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। एक और इंपॉर्टेंट टर्म डिफाइन करना है आपको, दैट इज कॉल्ड डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। सो आवर फोर्थ पॉइंट इज डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। इसको हम डी से डिनोट करेंगे। तो भाई देखो, अगर आपको डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल चाहिए तो डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल क्या होगा, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल विल बी इक्वल टू सिंपल मास ऑफ यूनिट सेल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, होगा ना। तो मास ऑफ यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अब आप देखो यहां पे कुछ चीजें, पहला तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। भाई हमारे पास कौन सी सेल है, हमारे पास तो क्यूबिक यूनिट सेल है, तो उसका वॉल्यूम तो कितना हो जाएगा, a क्यूब। ठीक, बात आती है मास ऑफ यूनिट सेल। मास ऑफ यूनिट सेल में कैसे कैलकुलेट करूं, देखो मान लो आप जिस भी एलिमेंट या कंपाउंड की बात करो, जिस भी सब्सटेंस की बात कर रहे हो, उस सब्सटेंस का मोलर मास है कुछ m। मोलर मास कितना है, m। अब ये मोलर मास क्या होता है, मोलर मास होता है मास ऑफ 1 मोल सब्सटेंस। 1 मोल सब्सटेंस, ठीक, वो उसको हम क्या बोलते हैं, मोलर मास। बताओ 1 मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं, Na। तो अगर मैं यूनिट सेल की बात कर रहा हूं तो मैं क्या बोलूंगा कि मास ऑफ Na यूनिट सेल्स विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, मान लो आपके पास आयरन की यूनिट सेल, आयरन का लैटिस है, तो आयरन की Na यूनिट सेल का मास कितना होगा, m। बताओ अगर Na यूनिट सेल का मास m है तो मास ऑफ 1 यूनिट सेल कितना होगा, मास ऑफ 1 यूनिट सेल। या ऐसा करो आप एटम्स के टर्म्स में काउंट कर लो, बताओ मास ऑफ Na एटम्स कितना हो जाएगा, m। बताओ मास ऑफ 1 एटम कितना होगा, 1 एटम, मास ऑफ 1 एटम विल बी इक्वल टू m अपॉन Na। बोल सकता हूं किसी एक एलिमेंट का या कंपाउंड का मोलर मास है m, तो उसके Na एटम्स का मोलर मास हुआ m। अगर Na एटम्स का मोलर मास m है तो बताओ एक एटम का मोलर मास कितना होगा, m डिवाइडेड बाय Na। ये तो आया एक एटम का मास। अब मान लो यूनिट सेल में z नंबर ऑफ एटम्स है, कितने एटम्स है, z। सो if there are z atoms in a unit cell, then बताओ क्या आप मास ऑफ यूनिट सेल कैलकुलेट कर सकते हो। भाई देखो एक एटम का मास है m/Na और यूनिट सेल में है z एटम, तो z को एक एटम के मास से मल्टीप्लाई कर दो, आपको मास ऑफ यूनिट सेल मिल जाएगा। तो यहां से मास ऑफ यूनिट सेल कितना हो जाएगा, z इंटू m/Na। बोलो लिख सकता हूं, ये रहा मास ऑफ यूनिट सेल, ये रहा वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, दोनों वैल्यूज को प्लेस करो। बताओ क्या हम यहां से डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल कैलकुलेट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। बताओ डेंसिटी डी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, z इंटू m अपॉन Na डिवाइडेड बाय a क्यूब। इसको हम
एक फाइनल फॉर्म में लेकर आए, जनरलाइज्ड फॉर्म, दैट इज डेंसिटी ऑफ अ यूनिट सेल D इज इक्वल्स टू Z इंटू M अपॉन A क्यूब इंटू Na। ये सारे यूनिट सेल के लिए वैलिड है। अगर क्यूबिक यूनिट सेल है तो Z की वैल्यू कितनी आ जाएगी बोलो 1। M क्या होता है यहां पर, M इज मोलर मास ऑफ सब्सटेंस जिसकी भी आप बात कर रहे हो। A क्या होती है, एज लेंथ, और एवोगैड्रो नंबर को तो आप अच्छी तरह जानते ही हो, 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। तो ये आपके पास एक सिंपल सा फॉर्मूला है डेंसिटी का। किसी भी यूनिट सेल की अगर आपको डेंसिटी कैलकुलेट करनी है तो Z इंटू एम अपॉन A क्यूब इंटू Na को यूज करके आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये हुआ अपना पहला एनालिसिस ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। जैसे हमने सिंपल क्यूबिक को एनालाइज किया वैसे एक एक करके हम हर एक सेल को एनालाइज करेंगे। तो आप कॉपी करो, फिर हम बढ़ते हैं अपने अगले यूनिट सेल दैट इज बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल की तरफ। फिर देखो एक और टर्म जो हमको सिंपल क्यूबिक में डिस्कस करना है दैट इज पैकिंग फ्रैक्शन। देखो पैकिंग फ्रैक्शन को हम कैसे डिफाइन करते हैं, पैकिंग फ्रैक्शन इज सिंपली द वॉल्यूम और सिंपली आप बोलो द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एटम्स इन अ यूनिट सेल। एक यूनिट सेल में एटम्स ने जो स्पेस ऑक्यूपाई किया उसे हम क्या बोलते हैं, उसका पैकिंग फ्रैक्शन। अगर मैं पैकिंग फ्रैक्शन को डिफाइन करने चलूं, फ्रैक्शन मतलब रेशियो है ना, फ्रैक्शन है, तो पैकिंग फ्रैक्शन क्या होगा, सिंपल इसको बोल सकते हैं वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स इन द यूनिट सेल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो एक यूनिट सेल में एटम्स ने जितना स्पेस ऑक्यूपाई किया है उसको अगर आप वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल से डिवाइड कर दो तो हमको क्या मिल जाएगा, पैकिंग फ्रैक्शन। तो मान लो एक यूनिट सेल में आपके पास Z नंबर ऑफ एटम्स है, मानना क्या यही होते हैं, इनटू बताओ एक एटम का वॉल्यूम कितना लिख सकता हूं मैं, 4/3 पाई r क्यूब। इसको डिवाइड कर दो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल A क्यूब से, तो आपको क्या मिल जाएगा, पैकिंग फ्रैक्शन। तो आपको ये फॉर्मूला याद नहीं रखना है ना, आपको तो इतना से याद रखना है वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स इन यूनिट सेल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो Z इंटू वॉल्यूम ऑफ ईच एटम डिवाइडेड बाय A क्यूब। अभी अगर हम बात कर रहे हैं सिंपल क्यूबिक की, सिंपल क्यूबिक, तो आपने देखा कि सिंपल क्यूबिक के लिए 2r इज इक्वल टू कितना है, A, यानी r की वैल्यू हो गई A/2। तो अगर मैं यहां पैकिंग फ्रैक्शन कैलकुलेट करूं Z, बताओ सिंपल क्यूबिक के लिए इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स कितना, 1 इंटू 4/3 पाई, r की जगह लिखो A/2 होल क्यूब डिवाइडेड बाय A क्यूब। वैल्यू कैलकुलेट करोगे 0.524 आएगा, कितना आएगा, 0.524, यानी सिंपल क्यूबिक का पैकिंग फ्रैक्शन कितना हुआ, 52.4%। तो जो 52.4% है ये तो क्या होगा, ऑक्यूपाइड स्पेस, वो स्पेस जो एटम्स ने ऑक्यूपाई किया हुआ है। अगर इतना ऑक्यूपाई किया है तो बाकी क्या है, खाली, तो इसको हम बोलते हैं वॉइड स्पेस। क्या बोलते हैं, वॉइड स्पेस बोल दो या एम्प्टी स्पेस बोल दो। तो बताओ वॉइड स्पेस या फिर एम्प्टी स्पेस कितना होगा, दैट वुड बी 47.6% आएगा। हाँ, तो ये था अपना पैकिंग फ्रैक्शन। तो हमने यहां पे डील किया विद different terms in simple cubic unit cell. So our second type is body centered unit cell. Body centered cubic unit cell, ठीक, that is your BCC. चलो ये तो हमने देख लिया कि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल क्या होता है। सबसे पहले हम यहां पे डिस्कस कर रहे हैं वही नंबर ऑफ एटम्स। तो नंबर ऑफ एटम्स Z, बताओ नंबर ऑफ एटम्स कैसे कैलकुलेट करें, भाई बीसीसी यूनिट सेल है, बीसीसी में क्या है, एटम्स कॉर्नर के ऊपर तो प्रेजेंट है ही, तो कॉर्नर 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 एंड कॉर्नर, उसके साथ साथ कहां प्रेजेंट है, इस क्यूब के बॉडी सेंटर पे, यानी बिल्कुल सेंटर पे प्रेजेंट है। तो देखो हर कॉर्नर का कितना कॉन्ट्रीब्यूशन, 1/8। तो Z अगर मैं कैलकुलेट करूं तो 8 कॉर्नर एटम्स इंटू 1/8 कॉन्ट्रीब्यूशन, प्लस जो बॉडी सेंटर पे होगा उसका तो एक कंट्रीब्यूशन होगा, तो 1 + 1, बताओ बॉडी सेंटर के लिए इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स कितने हो गए, 2। सो देयर आर 2 इफेक्टिव एटम्स इन अ यूनिट सेल ऑफ
बीसीसी, बीसीसी के यूनिट सेल में कितने एटम्स आएंगे? 2। सेकंड हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं? रेडियस एंड एज लेंथ। तो रेडियस आर एंड एज लेंथ में रिलेशन, चलो कैलकुलेट करते हैं। थोड़ा ध्यान से देखना है यहां पे। ये आपका एक क्यूबिक यूनिट सेल है सपोज, तो यहीं से ले लेते हैं इसे। ठीक है, ये मेरा एक क्यूबिक यूनिट सेल है। आप यहां पर बात करो एटम्स की, तो ये कॉर्नर पर एक एटम प्रेजेंट है, ठीक, इस कॉर्नर पर एक एटम प्रेजेंट है, वैसे तो हर कॉर्नर पर है पर मैं कुछ हाईलाइट करना चाह रहा हूं। और एक एटम प्रेजेंट है इस बॉडी सेंटर पे, बोलो प्रेजेंट है। तो होगा क्या, अगर मैं इन तीनों को क्लब करूं, तीनों को मिलाऊं, तो ये जो आपके पास लाइन बनी, दिस विल बी द बॉडी डायगोनल ऑफ क्यूब। ये क्या बनेगा आपके पास? दिस विल बी द बॉडी डायगोनल ऑफ द क्यूब, बोलो बनेगा। ये है एज लेंथ ए, ठीक है। बताओ ये एज लेंथ भी कितनी होगी? ऑब्वियस ये ए है, ये ए। अगर मैं मैच करूं इस कॉर्नर और इस कॉर्नर को, तो बताओ ए और ए ये कितना बन जाएगा? √2a, बोलो कोई डाउट? तो देखो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये ए, तो ये कितना बन जाएगा? √2a। अब ध्यान से देखना, इस राइट एंगल ट्राइंगल, उसका नाम दे रहा हूं ए, बी एंड सी। देखो ये डिस्टेंस √2a, ये भी क्या होगा? एक एज है, इस एज की लेंथ कितनी होगी? ए। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है ए बी सी। इसमें आप थ्योरम लगाओ तो बताओ AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या बनेगा? AC स्क्वायर विल बी इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, या फिर सिर्फ AC निकालो तो √AB स्क्वायर प्लस B स्क्वायर लिख सकता हूं। AC, बताओ AC क्या है? AC ये एटम, ये एटम, ये एटम, इस AC के लोग तीनों दूसरे को टच कर रहे होंगे। तो देखो इसकी रेडियस R, ये डिस्टेंस कितनी? 2r, और ये रेडियस कितनी? r। तो AC की टोटल लेंथ आ जाएगी 4r। कितना आएगा? r प्लस 2r प्लस r विल बी इक्वल टू 4r, एंड 4r विल बी इक्वल टू रूट ऑफ AB इज √2a होल स्क्वायर प्लस BC इज a स्क्वायर। देखो √2 का स्क्वायर कितना होता है? 2। 4r विल बी इक्वल टू बन जाएगा √3a स्क्वायर, या फिर सिंपल बोल दो √3a। तो अगर 4r इज इक्वल टू √3a, तो बताओ r की वैल्यू कितनी हो गई? √3a/4। तो एक बीसीसी यूनिट सेल के लिए रेडियस ऑफ एटम और एज लेंथ में क्या रिलेशन आया? r इज इक्वल टू √3a/4, बोलो लिख सकते हैं। चलो, तो यहां से हमने सीखा कि कैसे हम रेडियस और एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल को रिलेट कर सकते हैं फॉर अ बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। कोई डाउट? चलो कॉपी करो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो रेडियस और एज लेंथ को रिलेट करने के बाद हम यहां पे थर्ड किसकी बात करेंगे? बोलो कोऑर्डिनेशन नंबर। चलो तो कोऑर्डिनेशन नंबर भी यही डिस्कस कर लेते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर, देखो ये आपका सेंटर का एटम है, इसको चारों तरफ से कौन सराउंड करेंगे? ये कॉर्नर एटम्स। तो बताओ ये जो एक एटम है, इसको कितने एटम्स टच कर रहे होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, यानी एक सेंटर एटम को टोटल 8 एटम्स कवर कर रहे हैं। यानी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल में बताओ कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एटम कितना आ जाएगा? 8। आसान है बहुत, है ना? विजुलाइज कर सकते हैं ना? बॉडी सेंटर पे जो है उसको 4 एटम ऊपर से और 4 एटम नीचे से सराउंड कर रहे हैं। टोटल एटम्स कितने हुए? 8। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी कितना हो गया? 8। फोर्थ इज डेंसिटी। तो डेंसिटी का फॉर्मूला तो आपने सीखा ही है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि डेंसिटी तो आप किसी भी यूनिट सेल में बात कर लो, एक ही फॉर्मूला बनेगा। फोर्थ इज डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? D इक्वल टू Z इंटू M अपॉन A क्यूब इंटू NA। तो बस चेंज क्या होगा? Z, क्योंकि BCC यूनिट सेल में Z की वैल्यू कितनी आती है? 2। इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स BCC यूनिट सेल में कितना होता है? 2। तो यहां पर Z की वैल्यू चेंज हो जाएगी, बोलो होगा। फिफ्थ टर्म क्या होता है अपना? फिफ्थ टर्म इज पैकिंग फ्रैक्शन। तो पैकिंग फ्रैक्शन भी कैलकुलेट कर लेते हैं। पैकिंग फ्रैक्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं?
पैकिंग फ्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं? दैट इज वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स इन द यूनिट सेल डिवाइडेड बाय, क्या बोलते हैं बताओ? डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, चलो कैलकुलेट करते हैं। बताओ वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स क्या होगा? वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स होगा नंबर ऑफ एटम्स इनटू वॉल्यूम ऑफ ईच एटम, दैट इज 4/3 पाई आर क्यूब। डिस्कस किया था हमने। दिस डिवाइडेड बाय, बताओ क्यूबिक यूनिट सेल है, इसका वॉल्यूम कितना होगा? ए क्यूब। क्या करना है? कुछ नहीं करना, Z और R की वैल्यू रखनी है इन टर्म्स ऑफ A। तो वैल्यू रखो। बताओ BCC के लिए Z की वैल्यू कितनी हो गई? 2 इंटू 4/3 पाई, R की जगह कितना लिखूं? √3a/4 होल क्यूब अपॉन A क्यूब लिख सकता हूं। बस बताओ क्या A क्यूब से A क्यूब कैंसिल हो जाएगा? होगा। ये सारे वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे तो वैल्यू आएगी आपके पास 0.68। कितना आएगा? 0.68। यानी बीसीसी यूनिट सेल का पैकिंग फ्रैक्शन कितना होता है? 68%। पैकिंग फ्रैक्शन का मतलब 68% स्पेस इज ऑक्यूपाइड एंड 32% स्पेस इज एम्प्टी यानी वॉइड। ठीक, तो एक बीसीसी यूनिट सेल का पैकिंग फ्रैक्शन आता है 68%, यानी इसका 68% स्पेस तो क्या होता है? ऑक्यूपाइड होता है, और बाकी जो 32% स्पेस है 32% वो क्या रहता है आपके पास? खाली रहता है। आई बात समझ में? तो ये अपना सेकेंड टाइप ऑफ यूनिट सेल, दैट इज बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, जिसमें हमने अलग अलग चीजों को एनालाइज किया। अब हम बढ़ेंगे अपने थर्ड टाइप ऑफ यूनिट सेल की तरफ, जिसका नाम क्या है? फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। आप इसे कॉपी करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं फेस सेंटर्ड यूनिट सेल को। तो आगे बढ़ते हैं अपने थर्ड टाइप यूनिट सेल की तरफ, दैट इज फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, और उसका भी सेम एनालिसिस करते हैं। सो थर्ड इज FCC, दैट इज योर फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक है, चलो सबसे पहले अपने को क्या डिस्कस करना पड़ेगा? नंबर ऑफ एटम्स। तो नंबर ऑफ एटम्स Z। बताओ नंबर ऑफ एटम्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? पहले FCC का यूनिट सेल बनाओ। यूनिट सेल बना लिया। क्या होता है यूनिट सेल में? हर कॉर्नर पे एटम्स प्रेजेंट होंगे और हर फेस के सेंटर पे एटम्स प्रेजेंट होंगे। तो ये फेस सेंटर, ये फेस सेंटर, फेस सेंटर, फेस सेंटर, फेस सेंटर, फेस सेंटर होगा। 6 फेसेस के सेंटर पे एटम्स प्रेजेंट है, और जैसा हमने डिस्कस किया कॉर्नर एटम कंट्रीब्यूट करता है 1/8 और फेस एटम कितना कंट्रीब्यूट करता है? 1/2। तो बताओ Z इक्वल टू 8 इंटू 1/8 प्लस 6 फेसेस, और हर कितना कंट्रीब्यूट करेगा? 1/2। बताओ 1 प्लस 3 टोटल एटम्स कितने आ गए? 4। यानी FCC यूनिट सेल में इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स कितना आएगा? 4। सिंपल में कितना था? 1। BCC में कितना था? 2। बताओ फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में कितना आएगा? Z इज इक्वल्स टू 4 एटम्स आएगा। बोलो कर सकते हैं? तो पहली बात इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स। सेकंड इज रिलेशन बिटवीन रेडियस एंड एज लेंथ। चलो ये भी रिलेट कर लेते हैं। इसके लिए हमको थोड़ा ठीक से डायग्राम बनाना होगा, तो फिर से अपन एक क्यूबिक यूनिट सेल बनाते हैं। देखो ठीक है, चलो तो अभी मैं सारे आइटम नहीं बना के एक फेस को मैं इस वाले फेस के ऊपर फोकस कर रहा हूं। ठीक है, देखो ये एज लेंथ A, ये भी एज लेंथ A, ये भी एज लेंथ A, ये भी एज लेंथ A। आप अगर देखो तो एक एटम यहां प्रेजेंट होगा, एक एटम इस फेस के सेंटर पे प्रेजेंट होगा, और एक एटम इस कॉर्नर पे प्रेजेंट होगा। यानी अगर मैं इस फेस डायगोनल की बात करूं, कौन सा डायगोनल है ये? दिस इज आवर फेस डायगोनल। तो फेस डायगोनल की लेंथ कितनी होगी? R प्लस 2R प्लस R, दैट इज 4R होगा ना। बताओ 4R इक्वल टू ये A, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ तो ये लेंथ कितनी आ जाएगी? √2a। तो 4R इज इक्वल टू हो गया √2a।
बताओ आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √2a/4, या फिर मैं इसको लिख सकता हूं r इज इक्वल्स टू a/2√2। क्या लिख सकते हैं, r इज इक्वल्स टू a/2√2। कोई डाउट? चलो ये आ गई आर की वैल्यू। तीसरा, थर्ड हम क्या कैलकुलेट करते हैं यहां पे, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कैलकुलेट करने के लिए आपको एक बार दोबारा से इस डायग्राम पे आना पड़ेगा। ध्यान से देखना, मैं इस फेस एटम की बात कर लेता हूं, इस फेस एटम की। इस फेस के सेंटर पे एक एटम है। अब आप ये देखो इसको कौन कौन सराउंड कर रहा है। देखो इसको एक तो सराउंड कर रहा है इस सेंटर का एटम, इस फेस सेंटर का एटम, एक ये वाले फेस का एटम, एक उस पीछे वाले फेस का एटम, और एक इस फ्रंट वाले फेस का एटम। बोलो कर रहा है। तो 1 2 3 4 नंबरिंग डाल रहा हूं मैं, 1 ये 2 ये 3 ये 4। उसके अलावा ये कॉर्नर एटम्स 5, ये कॉर्नर एटम 6, ये कॉर्नर एटम 7 और ये कॉर्नर एटम 8। कितने हो गए, 8। ये तो इस यूनिट सेल की बात। इसके पड़ोस में एक और यूनिट सेल चल रहा होगा। होगा? बताओ इस यूनिट सेल पे भी क्या होगा, इस यूनिट सेल के इस फेस पर एक एटम होगा, इस पीछे वाले फेस पर एक एटम होगा, इस बॉटम फेस पर एक एटम होगा, और इस फ्रंट फेस पर एक एटम होगा। तो देखो 8 तक हम आ चुके हैं। ये हो गया आपके पास 9, ये हो गया 10, ये हो गया 11 और ये कितना हो गया 12। यानी इस एक एटम को टोटल कितना एटम सराउंड कर रहे हैं, 12 एटम सराउंड कर रहे हैं। कितना एटम सराउंड कर रहे हैं, 12 एटम सराउंड कर रहे हैं। इसलिए फेस सेंटर्ड क्यूबिक में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा, 12। तो सिंपल क्यूबिक में कोऑर्डिनेशन नंबर था 6, बीसीसी में कोऑर्डिनेशन नंबर आया 8, और एफसीसी में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा आपके पास, 12। बोलो लिख सकते हैं। तो ये हुआ अपने पास कोऑर्डिनेशन नंबर। फोर्थ हम बात करते हैं डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। तो मैंने आपसे बोला डेंसिटी का फॉर्मूला सेम रहेगा, Z इंटू ए क्यूब अपॉन M इंटू NA। कितना होगा, Z इंटू ए क्यूब अपॉन M इंटू NA। तो बस यहां पर Z की वैल्यू चेंज होगी, Z कितना आ जाएगा 4, और A तो आप कैलकुलेट कर ही सकते हो, है ना। चलो फिफ्थ वेरी इंपॉर्टेंट, पैकिंग फ्रैक्शन। यहां पैकिंग फ्रैक्शन कैलकुलेट करते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो फिर से वही फंडा, Z इंटू, बताओ एक एटम का वॉल्यूम कितना होगा, 4/3πr³ डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना हो गया, A³। ये देखो R की वैल्यू यहां रखो, बताओ एफसीसी के लिए Z की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4। वैल्यू रख के कैलकुलेट करोगे, जैसे आप यहां कैलकुलेट करोगे यहां पे आपको पैकिंग फ्रैक्शन मिलेगा 0.74। कितना मिलेगा, 0.74। इसका मतलब ऑक्यूपाइड स्पेस कितना है, बताओ। ऑक्यूपाइड स्पेस इज 74% एंड वॉइड स्पेस, खाली स्पेस कितना होगा बताओ, 26%। तो अगर आप देखो, आपने 3 सेल्स को एनालाइज किया, सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड एंड एफसीसी। सिंपल क्यूबिक का पैकिंग फ्रैक्शन था 50.4, बीसीजी का कितना है 68%, और एफसीसी का कितना है 74%। बताओ हाईएस्ट ऑक्यूपाइड स्पेस कहां पर है, एफसीसी। इसलिए हम बोलते हैं कि एफसीसी इज द क्लोजेस्ट पैक्ड स्ट्रक्चर। सबसे ज्यादा एफिशिएंट पैकिंग कहां पर है, एफसीसी के अंदर है, इसलिए हम इसको क्लोजेस्ट पैक्ड स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो ये ध्यान रखना, आपसे कोई पूछता है कि आपको सबसे ज्यादा क्लोज पैकिंग करनी है, तो वो हमेशा किस में ऑब्टेन्ड होगी, आपको एक एफसीसी स्ट्रक्चर में ऑब्टेन्ड होगी। तो ये है अपना एनालिसिस ऑफ दीज 3 टाइप ऑफ यूनिट सेल, सिंपल क्यूबिक, बॉडी क्यूबिक एंड फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक, एक और चीज, कभी कभी छोटा सा वेरिएशन आता है नंबर ऑफ एटम्स के अंदर। जैसे आपने सीख लिया कि कॉर्नर एटम 1/8 कंट्रीब्यूट करता है, फेस एटम 1/2 कंट्रीब्यूट करता है, बॉडी सेंटर्ड एटम 1 कंट्रीब्यूट करता है। इसी तरह कभी कभी आपको क्यूब के एज के ऊपर, एज सेंटर पे, इसको हमको यूज करना पड़ेगा, सिर्फ इसलिए बता रहा हूं।
एक एज के सेंटर पे मान लो एक एटम है, एज के सेंटर पे बताओ ये एज का सेंटर एटम जो होगा ये कितने क्यूब्स के थ्रू शेयर होगा? ये देखो ये 4 क्यूब्स के थ्रू शेयर होगा। एक क्यूब ये वाला, एक क्यूब इसके ऊपर वाला और एक क्यूब इसके पड़ोस वाला, लाइक दिस। तो ये एक एज सेंटर एटम क्या होता है? 4 क्यूब्स के थ्रू शेड होता है। इसलिए जो एज सेंटर का एटम होगा, एज सेंटर, बताओ उसका कंट्रीब्यूशन कितना लेकर चलेंगे? 1/4। तो ये याद रखना, कभी कभी आपके क्वेश्चन सॉल्व करने में आएगा। तो कॉर्नर एटम 1/8, फेस सेंटर एटम 1/2, बॉडी सेंटर 1 और एज सेंटर पे जो एटम होगा वो कितना होगा आपके पास? 1/4 पार्ट कंट्रीब्यूट करेगा। तो ये था अपना डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स। अब से कॉपी करो, फिर हम लोग बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चंस करते हैं ताकि हम सीख सके कि हमने, मतलब हम देख सके कि जो हमने सीखा इसको हम यूटिलाइज कैसे करेंगे। तो क्वेश्चन करते हैं और यूज करना सीखते हैं। बहुत आसान से क्वेश्चन होते हैं, आपको सिर्फ वैल्यूज पुट करनी होगी, बट स्टिल मैं आपको 1-2 वैरायटी के क्वेश्चंस करवाता हूं। देखो यहां पे सीधे से पहला क्वेश्चन है। पहला तो बिल्कुल बस पुट वैल्यू क्वेश्चन है, आपको कुछ भी नहीं करना है। आपसे कह रहा है कि एट रूम टेम्परेचर पोलोनियम क्रिस्टलाइजेज in a primitive unit cell, primitive unit cell है ना, हम क्यूबिक यूनिट सेल की बात कर रहे हैं। primitive unit cell, if edge length A is 3.36 angstrom, if edge length is 3.36 angstrom, calculate the density of polonium। ठीक, आपको दिया हुआ है एटॉमिक वेट ऑफ पोलोनियम इज 209। ठीक है, तो रूम टेम्परेचर पे पोलोनियम एक प्रिमिटिव यानी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में क्रिस्टलाइज हो रहा है। ए के लिए दी हुई है, बताओ डेंसिटी का फॉर्मूला। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? Z इंटू एम अपॉन ए क्यूब इंटू एन ए। तो कुछ नहीं करना, वैल्यूज प्लेस करनी है। बताओ सिंपल क्यूबिक के लिए Z कितना होता है? 1 इंटू मोलर मास 209 अपॉन ए कितना है? 3.36 एंगस्ट्रॉम। तो कन्वर्ट कर लो, 3.36 इंटू 10⁻⁻10 मीटर होल क्यूब इंटू एन ए की वैल्यू 6.023 इंटू 10⁻23। यहां से रहेगी ग्राम पर मीटर क्यूब में। जनरली सेंटीमीटर में पूछता है, तो मीटर को सेंटीमीटर में बदलोगे तो 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो बन जाएगा -8 सेंटीमीटर। बस वैल्यू कैलकुलेट कर लो, आपको अपनी डेंसिटी मिल जाएगी। आसान है ना? आपको तो क्वेश्चन में वैल्यूज प्लेस करनी होती है। क्वेश्चन कैसे कैसे पूछ सकता है, जैसे अभी Z दे दिया, M दे दिया, ए क्यूब दे दिया, एन दे दिया, डेंसिटी पूछ ली। कभी कभी क्या होगा, आपको डेंसिटी दे देगा, मोलर मास दे देगा, एज लेंथ दे देगा और पूछेगा था कौन से टाइप का यूनिट सेल। तो आप यहां वैल्यूज प्लेस करके Z की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। Z की वैल्यू मान लो आ गई 4, बताओ कौन सा यूनिट सेल? FCC। Z की वैल्यू आ गई मान लो 2, बताओ कौन सा यूनिट सेल? BCC। Z की वैल्यू आ गई 1, बताओ कौन सा यूनिट सेल होगा? सिंपल क्यूबिक। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको इस फॉर्मूले में मिलेंगे, इसमें आपको ज्यादा परेशानी नहीं आएगी। एक और टाइप का क्वेश्चन होता है जो कभी कभी आपको यहां पर परेशान कर सकता है। देखो वो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में यहां लिख रहा हूं, क्वेश्चन इज अ मेटालिक एलिमेंट has a cubic lattice। ठीक है, क्यूबिक लैटिस है। कौन सा क्यूबिक है ये नहीं पता, सिंपल क्यूबिक है, BCC FCC है, कोई मतलब नहीं है। आगे बोल रहा है एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल इज, आपको एज लेंथ दी हुई है 2.88 एंगस्ट्रॉम। ठीक, आगे कह रहा है कि the density of the metal is, कितनी दी आपको डेंसिटी? इट इज 7.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये आपको इस मेटल की डेंसिटी दी हुई है। फर्दर बोल रहा है हाउ मेनी यूनिट सेल्स will be there in
in 100 ग्राम ऑफ द मेटल, in 100 ग्राम ऑफ द मेटल। तो आपको बताना है कि 100 ग्राम मेटल में कितने यूनिट सेल्स होंगे। चलो क्वेश्चन को ध्यान से देखना। आपसे बोल रहा है एक एलिमेंट है क्यूबिक सेल में जाता है, एज लेंथ दी हुई है 2.88 एंगस्ट्रॉम। बताओ क्या आप एज लेंथ से वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना हो जाएगा? ए क्यूब। तो मैंने यहां से वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कैलकुलेट किया, कितना हो जाएगा? ए क्यूब, दैट इज 2.88 इंटू 10⁻⁻10 मीटर होता है। देखो डेंसिटी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में दी हुई है, तो मैं इसको भी सेंटीमीटर क्यूब में कैलकुलेट कर लेता हूं। क्यूब, यह आंसर आएगा सेंटीमीटर क्यूब में। तो मैंने आपके लिए कैलकुलेट करके रखा हुआ है, जो वैल्यू आएगी दैट वुड बी 23.9 इंटू 10⁻⁻24 सेंटीमीटर क्यूब। बोले यहां तक बात समझ में आ गई? तो ये तो आ गया वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। वो मुझसे पूछ रहा है कि बताओ 100 ग्राम में कितने यूनिट सेल्स होंगे। देखो बड़ा आसान है, मेरे को वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल मिल गया। अगर मैं 100 ग्राम मेटल का वॉल्यूम निकाल लूं, 100 ग्राम मेटल का वॉल्यूम निकाल लूं, तो मैं बता सकता हूं कि उसमें कितने यूनिट सेल होंगे। भाई मान लो उसमें n यूनिट सेल है, तो n इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 यूनिट सेल है ना। मान लो मेरे पास 100 ग्राम मेटल में n यूनिट सेल है, तो n इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 यूनिट सेल विल बी इक्वल टू क्या होना चाहिए बताओ? वॉल्यूम ऑफ मेटल। लिख सकता हूं ना? तो ये चीज आपको ध्यान देनी होगी। भाई आपको 100 ग्राम मेटल में नंबर ऑफ यूनिट सेल निकालने हैं। आपने एक यूनिट सेल का वॉल्यूम निकाल लिया। अगर एक यूनिट सेल का वॉल्यूम है V और उसमें n यूनिट सेल्स हैं, तो n इंटू V किसके बराबर होगा? 100 ग्राम वॉल्यूम ऑफ मेटल के बराबर, मतलब 100 ग्राम मेटल के वॉल्यूम के बराबर होगा। बताओ क्या आप यहां से वॉल्यूम ऑफ मेटल निकाल सकते हो? बिल्कुल। ये रहा मास ऑफ मेटल, ये रही डेंसिटी ऑफ मेटल। बताओ मास और डेंसिटी से वॉल्यूम कैसे निकालते हैं? मास अपॉन डेंसिटी 7.2। ये किसके इक्वल हो जाएगा? n इंटू 23.9 इंटू 10⁻⁻24। बताओ क्या आप यहां से n मतलब नंबर ऑफ यूनिट सेल्स निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल सकता हूं। इस वैल्यू को जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 5.82 इंटू 10⁻23, यानी 100 ग्राम मेटल में इतनी यूनिट सेल्स होंगी। ठीक है, तो ऐसे कई क्वेश्चन मिलेंगे आपको कई बार। ध्यान देना इनके अंदर। भाई एच लेंथ दी हुई है, आप एक यूनिट सेल का वॉल्यूम निकाल लो। मेटल का मास दिया है, अगर इसमें n यूनिट सेल्स हैं तो मेटल का वॉल्यूम बराबर n इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 यूनिट सेल। यहां से आप नंबर ऑफ यूनिट सेल कैलकुलेट कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। कॉपी करो। एक और टाइप ऑफ क्वेश्चन है जो मैं यहां पर आपसे डिस्कस करना चाहूंगा, डिस्कस करते हैं। देखो ये क्वेश्चन जो है ये आपसे बेसिकली कंपाउंड का फॉर्मूला कैलकुलेट करवाता है। बहुत आसान होते हैं ये क्वेश्चन, तो ये तो आप बड़ी आसानी से सॉल्व कर दिया करोगे। देखो क्वेश्चन है आपके पास, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं क्वेश्चन को। एक बीसीसी यूनिट सेल है, एक कंपाउंड है जो बीसीसी लैटिस बनाता है। ठीक है, बीसीसी लैटिस। इस कंपाउंड में दो तरह के एलिमेंट्स हैं, एक पी और दूसरा क्यू। ठीक, तो पी जो है, P ऑक्यूपाई करता है, दिस ऑक्यूपाइज द सेंटर ऑफ क्यूब, और Q ऑक्यूपाई करता है कॉर्नर्स। ठीक, आपको कंपाउंड का फॉर्मूला बताना है। क्या बताना है? फॉर्मूला बताना है। तो बता देते हैं। देखो आपका स्ट्रक्चर है बीसीसी, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। तो ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, 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 और एक एटम होगा बॉडी सेंटर पे। तो बोल रहा है बॉडी सेंटर पे है P और बाकी सब जगह क्या है आपका? Q। बताओ क्या आप P और Q के नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट कर सकते हो? बताओ नंबर ऑफ एटम्स ऑफ P कितना? एक सेंटर पर है और वो एक ही को पूरा पूरा कंट्रीब्यूट होगा। भाई ये पूरा क्यूब के अंदर है तो पूरा पूरा काउंट होगा। बताओ नंबर ऑफ एटम्स ऑफ Q। Q कहां पर प्रेजेंट है? कॉर्नर्स पे। कितने कॉर्नर्स हैं? 8, और हर Q कितना कंट्रीब्यूट करेगा? 1/8, यानी इसका भी कितना हो गया नंबर? 1 1 1। बताओ कंपाउंड का फॉर्मूला क्या होगा? PQ। देख सकता हो ना, आसान है। मान लो यहां बीसीसी जगह आपसे बोलता FCC बोलता और बोलता P ऑक्यूपाई कर रहा है सेंटर ऑफ फेस, है ना। P ऑक्यूपाई कर रहा है सेंटर ऑफ फेस और Q ऑक्यूपाई करना है कॉर्नर। लो अभी सॉल्व कर देते हैं। ये क्यूब,
कॉर्नर 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 कौन, क्यू, फेस सेंटर फेस सेंटर फेस सेंटर फेस सेंटर फेस सेंटर फेस सेंटर, ये कौन होगा, पी। तो पी ऑक्यूपाई कर रहा है सेंटर ऑफ फेसेस को। बताओ पी का नंबर कैसे निकालूं, कितने फेसेस, 6, हर फेस पर कितना, 1/2, यानी पी का एटम नंबर ऑफ एटम्स कितना हो गया, 3। क्यू तो अब भी क्या ऑक्यूपाई कर रहा है, कॉर्नर, तो 8 × 1/8, क्यू का नंबर कितना हो गया, 1। बताओ कंपाउंड का फॉर्मूला क्या होगा, P3Q, कितना होगा, P3Q, लिख सकता हूं। तो ये हुआ आपके पास डिटर्मिनेशन ऑफ फॉर्मूला। तो ये 3 टाइप के मैंने क्वेश्चंस आपको करवाए, इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको यहां पे सॉल्व करने को मिलेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एनालिसिस ऑफ यूनिट सेल्स। तो एक बार आप इसे पढ़ो, इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस करो, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास मिलते हैं और अपने चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं।